कल्पना कीजिए अंतरिक्ष की, अंधीन, शांत और बेहद ठंडा। अब सोचिए एक ऐसे ग्रह के बारे में जो उस अनंत अंधेरे में आप कह सकते हैं पूरी तरह अकेला भटक रहा है। अकेला? हाँ, न कोई सूर्योदय, न कोई सूर्यास्त, किसी तारे की गर्मी का एहसास तक नहीं, सिर्फ अंधेरा और एक अकेली खोई हुई दुनिया। ये है एक भगोड़ा ग्रह जिसे अंग्रेजी में रोग प्लैनेट कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें से एक तो ये भी कहता है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही शायद अरबों खरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं। अरबों खरबों, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, किसी सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, बस शून्य में अंतहीन रूप से भटकते हुए, जैसे कोई ब्रह्मांडी अनाथ। ब्रह्मांडीय अनाथ, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आइए इन स्रोतों के आधार पर इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं कि इन एकाकी दुनियाओं के बारे में विज्ञान क्या कहता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक अनोखा विचार है। एक भगोड़े ग्रह की सतह पर स्थितियां सोचिए, हमारे अनुभव से बिल्कुल परे हैं। जैसा आपने कहा, कोई तारा नहीं तो मतलब रोशनी का कोई स्रोत ही नहीं है। तापमान वो शून्य से लगभग 200-220 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। -220 डिग्री? हाँ, इतना ठंडा कि नाइट्रोजन भी जम जाए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें, शायद मीलों गहरी, और पूर्ण सन्नाटा। बाप रे। कुछ मॉडल्स तो ये भी बताते हैं कि इनकी सतह पर शायद बेहद शक्तिशाली बर्फीले तूफान भी चलते हों, जो जमे हुए गैसों से बने हों। बाप रे, 0 से 200 डिग्री नीचे, ये तो कल्पना से भी परे ठंडा है। ऐसी जमा देने वाली ठंड और अंधेरे में जीवन की संभावना तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। हमारे स्रोतों में भी इस पर काफी बहस दिखती है ना? बिल्कुल। पारंपरिक रूप से तो हम जीवन को सूरज की ऊर्जा पर ही निर्भर मानते हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, और कई शोध पत्र इसी ओर इशारा करते हैं कि कुछ भगोड़े ग्रहों के अंदर क्या हो सकता है। अंदर? क्या मतलब? उनके अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से, या फिर जब वो बने थे उस समय की बची हुई गर्मी से पिघले हुए कोर हो सकते हैं, मोल्टन कोर जिसे कहते हैं। अच्छा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में गर्मी है। यानी भूतापीय गतिविधि, जियोथर्मल एक्टिविटी, जैसे हमारी पृथ्वी पर गहरे समुद्र में वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जीवन पनपता है। सटीक कहा, बिल्कुल। अगर इन ग्रहों पर बर्फ की मोटी परतों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर मौजूद हों, और कई मॉडल्स इसकी संभावना जताते भी हैं, क्योंकि ऊपर की बर्फ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। हाँ। तो ये आंतरिक गर्मी उन महासागरों को तरल बनाए रख सकती है, और जहाँ तरल पानी और ऊर्जा का स्रोत हो, वहाँ जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जीवन कैसा होगा? मतलब स्रोतों में इसका जिक्र तो है, पर विस्तार से नहीं बताया। क्या ये सिर्फ माइक्रोब्स होंगे या कुछ और जटिल? देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन होगा भी तो वो संभवतः सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के रूप में होगा, जो रसायन संश्लेषण मतलब कीमोसिंथेसिस पर निर्भर करेगा, न कि प्रकाश संश्लेषण पर। क्योंकि सूरज तो है ही नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कभी सूरज की रोशनी देखी ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ अटकलें ऐसी भी हैं जो स्रोत सामग्री में भी दिखती हैं कि अरबों सालों के विकास के बाद कौन जाने, शायद कुछ जटिल जीव भी उस अंधेरे के अनुकूल ढल गए हों। सच में? भी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ये हमारी जीवन की परिभाषा को ही चुनौती देता है ना? उसे सिर्फ सतह और रोशनी तक सीमित रखने से परे ले जाता है। ये सोचना ही रोमांचक है। एक पूरी दुनिया जिसका जीवन सूरज के बिना ही विकसित हुआ हो, उनकी जैविक प्रक्रियाएं, उनकी इंद्रियां, सब कुछ कितना अलग होगा। अच्छा, पर एक सवाल है, ये ग्रह ऐसे अकेले भटकने कैसे लगे? एक स्रोत कहता है कि ये अपने परिवार से बिछड़ गए। हाँ, इनके बनने या कहिए अकेले हो जाने के पीछे कई सिद्धांत हैं, और हमारे स्रोत भी अलग अलग संभावनाओं पर बात करते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि ये ग्रह सामान्य रूप से किसी तारे के आसपास ही बने थे, जैसे हमारे सौर मंडल के ग्रह। ठीक है। लेकिन बनने के शुरुआती दौर में जब सौर मंडल में काफी उथल पुथल मची होती है, तब शायद दूसरे बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने इन्हें इनके तारे की पकड़ से छुड़ाकर
बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया। जैसे जैसे बृहस्पति या शनि जैसे विशाल ग्रहों ने किसी छोटे ग्रह को धक्का दे दिया हो, ऐसा। बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर दो तारे एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरे हों तो उनके गुरुत्वाकर्षण की खींचतान में भी ग्रह अपने तारे से अलग होकर बाहर फेंके जा सकते हैं। अच्छा। एक और संभावना है जो कुछ स्रोतों में बताई गई है, वो थोड़ी और नाटकीय है कि जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा के रूप में फटता है, हाँ, तो उस विस्फोट की जबरदस्त ताकत भी उसके ग्रहों को अंतरिक्ष में बिखेर सकती है। वाह, तो कई तरीके हैं जिनसे ये अकेले हो सकते हैं, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रह बने ही अकेले हों, मतलब बिना किसी तारे के? ये भी एक संभावना है। इसे इन सितु फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ खगोलविदों का मानना है कि जैसे तारे गैस और धूल के बादलों के सिकुड़ने से बनते हैं, वैसे ही शायद छोटे बादल सिकुड़कर सीधे ग्रह बना सकते हैं बिना किसी केंद्रीय तारे के। सीधे ग्रह? हाँ, हालांकि ये प्रक्रिया कितनी आम है इस पर अभी बहस जारी है। ज्यादातर सबूत अभी भी इजेक्टेड प्लैनेट यानी बाहर फेंके गए ग्रहों वाले सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। और तब से ये अरबों सालों से अंतरिक्ष में अकेले एक मूक यात्री की तरह भटक रहे हैं, कहीं हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास, कहीं बाहरी इलाकों में। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है ना, आपने पहले बताया था कि हम इन्हें ढूंढ भी सकते हैं। वो 2023 में नासा की एक खोज का जिक्र था, क्या नाम था उसका? OGLE 2016 BLG 1928। हाँ बिल्कुल, OGL 2016 BLG 1928 की खोज एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये पृथ्वी के द्रव्यमान के आसपास का ही एक ग्रह है जो बिना किसी तारे के अंतरिक्ष में तैर रहा है। लेकिन इसे खोजा कैसे? ये तो अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रहा होगा। आप कह रही हैं कि ये अपनी रोशनी नहीं पैदा करते, किसी तारे का चक्कर नहीं लगाते, तो टेलीस्कोप से कैसे दिखेंगे? सही कहा, इन्हें सीधे टेलीस्कोप से देखना लगभग नामुमकिन है। तो फिर पता कैसे चलता है? स्रोतों में वो गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग का जिक्र है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जब कोई भगोड़ा ग्रह संयोग से हमारे और किसी बहुत दूर के तारे के ठीक बीच से गुजरता है, हाँ। तो उसका गुरुत्वाकर्षण उस तारे से आने वाली रोशनी को एक लेंस की तरह मोड़ देता है और थोड़े समय के लिए उस रोशनी को बढ़ा देता है, मतलब उसे चमकीला बना देता है। एक लेंस की तरह। हाँ, हमें सीधे वो ग्रह नहीं दिखता, लेकिन हम पृष्ठभूमि वाले तारे की रोशनी में एक क्षणिक चमक देखते हैं। एक खास पैटर्न में वो तारा ज्यादा चमकदार हो जाता है, फिर वापस सामान्य हो जाता है। और इस चमक के पैटर्न का विश्लेषण करके हम बीच में मौजूद अदृश्य वस्तु यानी भगोड़े ग्रह के द्रव्यमान और उसके होने का अनुमान लगा सकते हैं। ये तो सुई के ढेर में सुई खोजने जैसा हुआ। मतलब बिल्कुल सही समय पर सही दिशा में देखना होगा जब कोई भगोड़ा ग्रह किसी तारे के ठीक सामने से गुजरे। बिल्कुल सही। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है और इसके लिए आकाश के बहुत बड़े हिस्सों की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। OGLE जैसे सर्वे यही काम करते हैं। एक स्रोत ये भी बताता है कि भविष्य में जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, ये शक्तिशाली वेधशालाएं शायद कुछ युवा और जो थोड़े गर्म भगोड़े ग्रह हैं उन्हें सीधे इंफ्रारेड प्रकाश में देख सकें, खासकर अगर वे हमारे सौर मंडल के ज्यादा नजदीक हों। लेकिन फिलहाल हाँ, माइक्रोलेंसिंग ही मुख्य तरीका है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, जैसा कि एक स्रोत ने भी चिंता जताई है, क्या होगा अगर ऐसा कोई ग्रह कभी हमारे सौर मंडल के पास से गुजर जाए? इसकी संभावना कितनी है? देखिए, खगोलीय पैमानों पर देखें तो संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शून्य नहीं। अरबों सालों के समय में ऐसी घटना हो सकती है। और अगर हुई तो? अगर कोई बड़ा भगोड़ा ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति के आकार का, हमारे सौर मंडल के करीब से गुजरता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी कैसे? मतलब क्या ये पृथ्वी से टकरा सकता है? नहीं, सीधे टकराने की संभावना तो बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। ज्यादा बड़ा खतरा उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से है। खिंचाव से? हाँ, वो पृथ्वी के ज्वार भाटे को भयानक रूप से बढ़ा सकता है। सोचिए, जिससे तटीय इलाकों में प्रलय आ सकती है। ये दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को अस्थिर कर सकता है, शायद उन्हें एक दूसरे से टकराने के रास्ते पर डाल दे या सौर मंडल से ही बाहर फेंक दे। हे भगवान!
और एक और खतरा है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट या ऊर्ट क्लाउड, जहां धूमकेतु होते हैं, वहां मौजूद चीजों को उनकी स्थिर कक्षाओं से भटका सकता है और उन्हें आंतरिक सौर मंडल की ओर भेज सकता है, यानी पृथ्वी की तरफ। हाँ, जिससे पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी एक घटना, आप सोचिए, पूरे सौर मंडल के नाजुक संतुलन को अस्त-व्यस्त कर सकती है। ये वाकई एक डरावना विचार है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष बहुत विशाल है और ऐसी नजदीकी मुलाकातों की संभावना अत्यंत कम है। हाँ, ये तो है। राहत की बात है, लेकिन फिर भी इस सब में कुछ काव्यात्मक सा भी लगता है ना। जैसा कि एक स्रोत ने इशारा किया था, एक दुनिया जो अपने तारे से, अपने घर से बिछड़ गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अपने अंदर की गर्मी के दम पर, अपने गुरुत्वाकर्षण के सहारे अस्तित्व बनाए हुए है। एक खोया हुआ योद्धा जो मरा नहीं। ये ब्रह्मांडीय लचीलेपन की एक अद्भुत कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पता गहरे अंतरिक्ष में कोई ऐसा भगोड़ा ग्रह हो जिस पर कभी कोई विकसित सभ्यता रहती हो। क्या मतलब सभ्यता? हाँ, कल्पना कीजिए, उनका तारा किसी प्राकृतिक घटना में नष्ट हो गया या उनका ग्रह किसी कारणवश बाहर फेंक दिया गया। शायद वो सभ्यता खत्म हो गई, या शायद उन्होंने ग्रह के अंदरूनी हिस्से में उस भूतापीय गर्मी के पास जीवित रहने का कोई तरीका ढूंढ लिया हो अंधेरे में। एक भूतिया ग्रह जो अतीत की कहानियों को समेटे हुए शांत, ठंडा अंतरिक्ष में तैर रहा है। ओह, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांड के विशाल और अनजाने इतिहास की परतों को खोलता है और भविष्य के लिए भी इसके मायने हैं। अगर हम इंसान कभी अंतरतारकीय यात्रा, इंटरस्टेलर ट्रैवल जिसे कहते हैं, वो करने में सक्षम होते हैं, हाँ। तो हो सकता है कि सितारों के बीच यात्रा करते समय ये भगोड़े ग्रह महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकें। पड़ाव सितारों के बीच? लेकिन वहां तो कुछ हो गया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। प्रत्यक्ष रूप से शायद नहीं, लेकिन वे पानी का स्रोत हो सकते हैं बर्फ के रूप में, और दूसरे संसाधन भी मिल सकते हैं। लंबी यात्राओं के दौरान ईंधन भरने, ये मरम्मत के लिए एक अस्थायी बेस बनाने की जगह दे सकते हैं। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। कल्पना कीजिए, हम एक पूरी तरह से अंधेरी दुनिया पर उतर रहे हैं, जहां एकमात्र रोशनी हमारे यान और हमारे उपकरणों से आ रही है। हम खोज करता होंगे, एक ऐसी दुनिया में प्रकाश लाएंगे जिसने शायद अरबों सालों से कोई प्रकाश नहीं देखा। वाकई। तो अगली बार जब कोई रात के आकाश को देखे, उन चमकते सितारों और ग्रहों के बीच के गहरे खालीपन को देखे, तो याद रखें कि शायद उसी अंधेरे के बीच कोई ग्रह है जो अपने सूरज से बिछड़ गया है और अब भी अकेला चुपचाप अंतरिक्ष में भटक रहा है। एक खोई हुई दुनिया जिसकी अपनी अनकही कहानी है। भगोड़े ग्रह, ऐसी दुनिया जहां कोई सूरज नहीं उगता, कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं, बस अनंत रात है। और एक कहानी जिसे हमने अभी सुनना शुरू ही किया है। ये ब्रह्मांड के अनगिनत अनकहे रहस्यों में से एक है, और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं, है ना? बिल्कुल। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर अरबों भगोड़े ग्रह सच में मौजूद हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, तो उस अनंत ठंडे अंधेरे में और क्या-क्या छिपा हो सकता है? कौन सी अनदेखी दुनियाएं, कौन से अनजाने जीवन रूप, कौन सी भूली बिसरी कहानियां उस खामोशी में मौजूद हो सकती हैं, जिनके बारे में हमारे स्रोत अभी मौन हैं? क्या पता।